हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज जो है क्लास 10th की वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 2 है जो कि 8 जुलाई को आपको करनी है। इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान से जुड़े हुए जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं, और उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, जिसमें से पहली है संघवाद, दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली, तीसरी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, चौथी है शक्तियों का बंटवारा, पांचवा है मौलिक अधिकार और छठा है धर्मनिरपेक्षता। क्लियर है? अभी हम इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। संघवाद क्या होता है? जहाँ पर शक्तियों का यानी शासन की प्रणाली ऐसी हो जहाँ पर शासन दो या दो से अधिक स्तर पर बटा हो, जैसे कि केंद्र स्तर, फिर राज्य स्तर। ठीक है, उसके बाद गांव में आप जाएंगे तो गांव की सरकारें होती हैं, फिर ग्राम पंचायत होती है। तो अलग अलग स्तर पर सरकारों का बटा होना कहलाता है संघवाद। ठीक है, तो क्या भारत में संघवाद है? तो जी हाँ, आप लिखेंगे हाँ, भारत में संघवाद है। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा संसदीय शासन प्रणाली। शासन की ऐसी प्रणाली जहां संसद को प्रमुखता प्राप्त हो, यानी कि वो कानून बनाए, जनता अपने सांसदों का चुनाव स्वयं करे और उसी में से कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कि पता लगाइए क्या भारत में संसदीय शासन प्रणाली है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और क्योंकि इसी में से हम अपने जो पसंदीदा सांसद है उसको चुनकर भेजते हैं, जो कि लोकसभा में बैठते हैं, और वही लोकसभा में से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। अगला है सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार। इसका मतलब होता है कि भारत में 18 साल से ऊपर के जितने भी महिला एवं पुरुष हैं वो वोट डाल सकते हैं और अपने पसंद के नेता को चुन सकते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि क्या पता लगाइए भारत में सार्वभौमिक वयस्क का मताधिकार है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, भारत में वयस्क का मताधिकार है। और आयु पूछिए कितनी आयु? तो 18 साल से ऊपर की जो आयु के महिला एवं पुरुष होंगे वो वोट डाल सकते हैं। अगला है हमारा शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा भारत में हो रखा है। देखो, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला कि शक्तियों को बांटा गया है विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। ठीक है, विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका उसकी सही तरीके से व्याख्या करेगी, या जो उसे नहीं मानता उसको सज़ा देगी। तो ये हो गई एक शक्तियों का बंटवारा। दूसरे तरीके से शक्तियों के बंटवारे की बात हो सकती है कि शक्तियों को जो कार्य है, कार्य का जो कुछ दायरा है वो अलग अलग, केंद्र अलग और राज्य अलग बांट ले। जैसे केंद्र सूची में कुछ विषय होते हैं, राज्य सूची में कुछ विषय होते हैं जिस पे सिर्फ राज्य कानून बनाता है। कुछ सूचियां होती हैं जिसको आप समवर्ती सूची कहते हैं, जिस पे दोनों मिलके कानून बनाते हैं। और एक सूची होती है अवशिष्ट, जो इन तीनों ही सूचियों में नहीं होते, वो विषय अलग से होते हैं, उस पर केंद्र कानून बनाता है, उसको अवशिष्ट सूचियां कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अगर नोट जारी करने हैं तो ये काम करेगा केंद्र। ठीक है, ये केंद्र करेगा, ये राज्य नहीं करेगा। मान लीजिए किसी अस्पताल बनाना है तो उसके लिए राज्य अपने क्षेत्र पे एक छोटा मोटा अस्पताल जो है वो बना सकता है अपने क्षेत्र में। वो कृषि से जुड़े हुए कानून जो है वो बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे केंद्र और राज्य अलग अलग सूचियों के विषय। समवर्ती सूची में आ जाएंगे जैसे आपके शिक्षा, वन, ठीक है, इनसे जुड़े हुए जो कानून हैं वो समवर्ती सूची में आ जाएंगे, जिसमें दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें सबको पता है, सबको मौलिक अधिकार मिले हैं। भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रत्येक नागरिकों को अपने सम्मान एवं गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, पता लगाइए कि क्या भारत में संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है? तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, वे हमें मौलिक अधिकार देते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से मौलिक अधिकार, तो आप लिखेंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
उसके बाद आप लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद लिखेंगे धार्मिक व सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, ये लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये होगा आपके 6 मौलिक अधिकार। अब अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। देखिए, आपका एक धर्म है, मेरा भी एक धर्म है जिसको हम मानते हैं, लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि राज्य में ऑलरेडी इतने धर्म के लोग होते हैं कि राज्य किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकता। राज्य किसी एक धर्म का त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता, ना उसको मानेगा ना उसको समझेगा। तो बेसिकली जो राज्य है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगा। उसके लिए कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं है, कोई भी धर्म उसके लिए सबसे ऊपर नहीं है। तो राज्य जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। तो ये आपके, इसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं? तो हाँ है, क्योंकि भारत में जो राज्य हैं वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करते, वो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर जो आपकी 10th क्लास की वर्कशीट है ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। बहुत इजी सी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। भारत संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके ऊपर ये वर्कशीट है। सो बच्चों, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।